रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले आर्थिक समृद्धि और विकास पढ़ चुके हैं, वो समाप्त हो चुका है। उस पर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवा दिया है, आप उसको देखिए। और आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन। इसकी शुरुआत करने चल रहे हैं हम लोग। भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया। ये हम लोग आज इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये सोचते हैं कि आखिर भारत में आर्थिक नियोजन क्यों? भारत में आर्थिक नियोजन क्यों? आप ध्यान दीजिए, हर कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे आर्थिक समृद्धि और विकास हम लोगों ने पढ़ रहे थे, तो आर्थिक समृद्धि और विकास की हमको क्या आवश्यकता थी, या किसी देश को क्यों इसकी आवश्यकता होती है, जो उसके जो पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से किसी देश के आर्थिक विकास या समृद्धि को मापा जाता है। तो क्यों मापा जाता है? मतलब किसी कारण के किसी काम के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है। जैसे आपको मार्केट जाना है, तो मार्केट आपको जाना है तो अनायास तो आप मार्केट जाएंगे नहीं, आप जाएंगे किसी ज़रूरत से। सपोज करिए कि आपको स्टेशनरी की दुकान से बुक्स लेनी है, पेन लेनी है, कॉपी लेनी है, तो उसके लिए जाएंगे। या हो सकता है आपको दुकान से दूध लाना हो, मिल्क लाना हो, तो उसके लिए आप जाएंगे। तो मतलब आपका उद्देश्य बाजार जाना, तो उस उद्देश्य के पीछे कोई कारण छिपा होगा कि क्यों आपको जाना है मार्केट। तो उसी तरीके से आखिर भारत में नियोजन क्यों, एक क्वेश्चन पैदा होता है कि नियोजन की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। तो नियोजन की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी, इसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के पहले, आप जान ही रहे हैं, जब देश गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत किया करते थे, तो उसके कारण क्या हुआ था कि देश में 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन था। पहला कारण नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके पीछे पहला कारण क्या है? 200 वर्षों का 200 वर्षों का औपनिवेशिक शासन। और 1947 में 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, तो उससे पहले हमारा देश जो है 14 अगस्त 1945 को 15 अगस्त 1947 को
ये दो भागों में टूट चुका था, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। तो 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन तथा स्वतंत्रता के नाम पर नाम पर मिला विभाजन तो एक तो 200 वर्षों तक हम गुलाम रहे, एक कारण तो ये हुआ आर्थिक नियोजन का। दूसरा, स्वतंत्रता जब मिली हमको तो उससे पहले हमारा देश पाकिस्तान और भारत के रूप में बढ़ चुका था। तो स्वतंत्रता के नाम पर मिले विभाजन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरीके से टूट चुका था और इसके कारण व्यापक गरीबी, व्यापक बेरोजगारी, खाद्यान्नों का अभाव, औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन, प्रति व्यक्ति उत्पादकता का निम्न स्तर, शरणार्थियों की समस्या, यह तमाम इस तरीके की समस्याएं तत्कालीन भारत में थी। उन समस्याओं की निदान स्वरूप जब हमको आज़ादी मिली तो ये जो समस्याएं 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के नाम पर मिले विभाजन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए हमें आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसलिए हमने भारत में नियोजन को लागू किया। इसके पीछे ये कारण थे। अब इसके बैक में चलते हैं कि ये जो नियोजन लागू किया गया तो कैसे, इसके कैसे कैसे इसको लागू किया, कैसे कैसे आधुनिक स्वरूप में जो योजना आयोग का स्वरूप मिला हमको। योजना आयोग इस नियोजन के बारे में काम करता है। इसका गवर्निंग बॉडी जो है योजना आयोग है नियोजन का भारत में। लेकिन वो अभी जो है इतिहास का विषय हो गया है। अब योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में कोई योजना नहीं बनी। ये क्वेश्चन ये भी आपको मिलता है प्रीलिम्स के लिए, या ये योजना यहाँ से देखिए क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाते हैं कि वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं भारत में नियोजन की संभावनाओं और आवश्यकता की दिशा में प्रयास कौन कर रहा है। योजना आयोग, नीति आयोग, ऐसे दो तीन बॉडीज और दे दी जाएगी तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। लेकिन पहले जो गवर्निंग बॉडी थी वो योजना आयोग था। अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले ये आप लोगों ने समझ लिया कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। 200 वर्षों तक देश गुलाम रहा, इसके कारण फिर स्वतंत्रता के नाम पर जो विभाजन मिला उसके कारण हमको क्या मिला, व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्नों का अभाव, औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन, प्रति व्यक्ति उत्पादकता का निम्न स्तर, आय और संपत्ति की भयंकर असमानता, शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की भी समस्या थी। वो समस्या ये थी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके कारण कौन भारत में रहेगा, कौन पाकिस्तान जाएगा, ये सब तमाम समस्याएं थी उस समय। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। और वो काफ़ी दिनों तक भारत और पाकिस्तान से आवागमन लोगों का बना रहा। उधर लोग वहाँ से इधर पलायन कर रहे थे, पाकिस्तान से भारत को, भारत से पाकिस्तान को पलायन कर रहे थे जब आज़ादी मिली। और इस बीच भयंकर सांप्रदायिक दंगे भी फैले हुए थे। तो उस समय शरणार्थियों की भी समस्या थी। अब हम देखते हैं कि ये क्या हुआ इसके पीछे।
और क्रमवार हम एक एक चीज को लेते हैं। एक्चुअली जब भारत गुलाम था, उसको आज़ाद कराने के जो तमाम तरीके के प्रयास भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा या भारतीयों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, तो उस बीच भी ये समस्याएं जो अभी हमने बताया, गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन, प्रति व्यक्ति उत्पादकता का निम्न स्तर, खाद्यान्नों का अभाव, आय और संपत्ति की असमानता, शरणार्थियों की समस्या, ये आज़ादी के पहले भी लोगों के सामने ये सारी चीज़ें, समस्याएं बनी हुई थी। तो उसके लिए सबसे पहले 1947 में 1944 में सर विश्वेश्वरैया ने 1934 में एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्होंने, सर विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में, और इन्होंने भारत में नियोजन का 10 वर्षीय स्वरूप रखा। 10 वर्ष के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की नियोजन की, और 10 वर्षीय थी, जो 10 वर्षीय। तो इस प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय नियोजन का स्वरूप सर विश्वेश्वरैया ने रखा। इसके बाद 1934 में जब इसको रखा गया, तो थोड़ा सा हम लोग और गहराई में चलते हैं। वो है आपका 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ये आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा में अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। में 1934 में इन्होंने अपनी किताब लिखी। इसको लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, इनके सुझावों को जाना होगा। तो 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति, का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष। तो उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस अधिवेशन में इस पे चर्चा हुई कि जो भारत की जो तत्कालीन समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए, और
इशारा इन्होंने कर दिया था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में। तो उस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस समय पूरा देश के किसी भी आंदोलन का संचालन नहीं कर रही थी। तमाम लोग इससे जुड़े हुए थे, पूरे देश के लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो अमीर तबका रहा हो, चाहे गरीब तबका रहा हो, चाहे पूंजीपति रहा हो, सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। हर पूरा अधिवेशन में इस पर चर्चा हुई जम करके, और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में नियोजन को लागू करने के लिए सबसे पहले कहाँ पर चर्चा हुई। हरपुरा अधिवेशन, सिंगापुर अधिवेशन, रांची अधिवेशन, इस तरीके से 2-4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो ये हरपुरा अधिवेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। या हरपुरा अधिवेशन कब हुआ, ये भी कई बार पूछा चुका है 1938 में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व होता है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट होता है उसका। तो हरपुरा अधिवेशन काफ़ी चर्चित रहा है, और चर्चित सिर्फ इसलिए रहा है कि सबसे पहले नियोजन पर राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हुई है तो इसी हरपुरा अधिवेशन में हुई है। तो ये हुआ। फिर इसके बाद थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि कैसे जो नियोजन का स्वरूप है, कैसे आधुनिक स्वरूप में आया, योजना आयोग का गठन कैसे हुआ। तो इसके पहले भी तमाम तैयारियां उसके लिए की जा रही थी, तमाम प्रयास किए जा रहे थे, उस पर प्रकाश डालना ठीक था। तो 1924 प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी गई। 1929 के हरपुरा अधिवेशन में इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई नियोजन को लागू करने के लिए। तो और उस समय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1944 में 1944 में एक दलाल थे अर्देशीर दलाल, इनके नेतृत्व में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने मिल करके एक प्लान बनाया जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। बॉम्बे प्लान के नाम से जाता है। बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने मिल करके इसको बनाया था। इन्होंने 15 वर्ष की योजना बनाई थी। फिर 1944 में ही, 1944 में ही श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। गांधीवादी योजना इन्होंने प्रस्तुत किया। फिर 1945 में जन योजना प्रस्तुत की गई। ये M.N. राय के सहयोग से, M.N. राय के सहयोग से। फिर 1950 में एक योजना और प्रस्तुत की गई, वो थी सर्वोदय योजना। ये इसके वो थे जो
सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई? जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो ये क्रम चलता चला आया। वो धीरे धीरे जो उस समय के लोग थे वो योजना आयोग की तरफ अग्रसर हो रहे थे, बढ़ रहे थे। लोगों ने बनाया कोई प्लानिंग, उसको लागू किया, प्रयास किया, लेकिन वो जिस पैटर्न पर और जिस पिच पर आकर के वो काम करना चाहिए था वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो फिर दूसरा ट्राई किया गया, तीसरा ट्राई किया, फिर पांचवा ट्राई किया गया। आते आते 1946 में 1946 में 1946 में केसी नियोगी बहुत जाना पहचाना नाम है। तमाम इनकी अध्यक्षता में तमाम समितियां गठित हुई हैं। तो 1946 में केसी नियोगी समिति का गठन किया गया। इन्होंने केसी नियोगी समिति ने सिफारिश किया कि भारत में एक योजना आयोग का गठन किया जाए। योजना आयोग के गठन की इन्होंने सिफारिश किया। तो 15 जनवरी 1950 में योजना आयोग का गठन कर दिया गया। आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था थी। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसके 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। रक्षा वित्त मंत्री, तथा गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी इसके सदस्य हुआ करते हैं। और इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है योजना आयोग का। तो योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष हुए हैं, प्रथम उपाध्यक्ष योजना आयोग के, वो थे गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम मांटेक सिंह अहलूवालिया। रहे हैं। ये मांटेक सिंह अहलूवालिया थे अंतिम अध्यक्ष।
और ये काफ़ी जाना पहचाना और चर्चित नाम है, बहुत कुछ काम किया इन्होंने नियोजन के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो ये हो गया आपका कि कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। तो ये योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया और इसके कौन अध्यक्ष होते हैं, कई उपाध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं, सब मैंने भी आप लोगों को बताया। तो 1950 से नियोजन की भारत में जिम्मेदारी जो है योजना आयोग को दे दी गई। तो अब किस तरीके से वो आधुनिक उसमें आया और जो समय समस्याएं थी हमारे सामने, वो व्यापक गरीबी, व्यापार बेरोजगारी, औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन, ये भी मैंने भी इससे पहले बताया है। उसमें कुछ समस्याएं थी ऐसी जिनका निदान पूंजीवादी पद्धति से संभव नहीं था और कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका समाजवादी पद्धति से निदान संभव नहीं था। हमारे नियोजकों के सम्मुख दो उस समय फलती फूलती पद्धतियां थी। अमेरिका की पूंजीवादी पद्धति और रूस की समाजवादी पद्धति। दो पद्धतियां हमारे नियोजकों के समूह उस समय थी। हालांकि ये दोनों पद्धतियां उद्देश्य और विशेषताओं के दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे की परस्पर विरोधी है, लेकिन फिर भी जो तत्कालीन समस्याएं थी उनका निदान दोनों पद्धतियों को एक साथ अपनाने से ये संभव था और दोनों को मिला करके लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवादी पद्धति का निर्माण किया गया। लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवादी आर्थिक पद्धति या आर्थिक प्रणाली का निर्माण किया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में किस तरीके की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई नियोजन के लिए, तो दोनों की विशेषताएं पाई जाती, समाजवादी पूंजीवादी। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में भी बहुत ढंग से पढ़ा था। मैंने वो करके बताया था, पूंजीवादी पद्धति एक तरफ समाजवादी पद्धति, और दोनों की विशेषताएं क्या हैं, खासियत क्या है, वो मैंने बताया था। थोड़ा सा फिर इसको रिपीट कर देते हैं। पूंजीवादी पद्धति का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ। समाजवादी पद्धति का क्या उद्देश्य होता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण। यहाँ पूंजीवादी पद्धति में संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, यहाँ संपत्ति सार्वजनिक होती है समाजवादी पद्धति में। पूंजीवादी पद्धति में क्या होता है, मूल्य यंत्र का स्वतंत्र क्रियाशीलन होता है, यानी मांग और पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों के आधार पर वस्तुओं के दाम तय होते हैं, सेवाओं के दाम तय होते हैं। जबकि समाजवादी पद्धति में मूल्य जो है राज्य द्वारा या सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, मूल्यों पर अंकुश लगाया जाता है। और वो अंकुश लगाने की मैंने बहुत ढंग से, अगली वीडियोस आप मेरी देखेंगे
तो उसने बहुत ढंग से मैंने बताया था कि क्या क्या उपाय गवर्नमेंट अपनाती है मूल्य को नियंत्रित करने के लिए। एक तो फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा, दूसरा प्रोत्साहन के द्वारा। ये सब मैंने बहुत ढंग से बताया था, वो मेरे वीडियोज़ आप उठा करके देखिए। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवादी आर्थिक पद्धति को अपनाया गया और उसके बाद क्रमवार कैसे कैसे क्या नाम है वो सब होते रहा। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर क्या नाम पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया जाता रहा है। उसमें और क्या प्राथमिकताएं थीं और क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले बता दें कि इसका उद्देश्य क्या था, इस पद्धति को अपनाने का। इस पद्धति को अपनाने का उद्देश्य वही था जो समस्याएं थी उनको समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना, बेरोजगारी को समाप्त करना, आय और संपत्ति की असमानता को समाप्त करना, प्रति व्यक्ति उत्पादकता को में बढ़ाना, वृद्धि करना। और प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि तभी संभव होगी जब आपकी टेक्नोलॉजी में सुधार होगा। और क्या समस्या थी, तो अब किस तरीके से हम लोगों ने या नियोजकों ने अपने प्राथमिकता क्रम को निर्धारित किया और स्टेप बाय स्टेप जो कुछ हमने प्राथमिकता निर्धारित किया, जो उद्देश्य हमने बनाए हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं पूरे हुए तो उसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिफ्ट कर दिया गया और कुछ प्राथमिकताएं उद्देश्य पुनः निर्धारित कर लिए गए। तो अच्छा, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया, किस पंच योजना में किस चीज़ का नारा दिया गया, ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और इस समय मैं समझता हूँ कि आज इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त किया जाए। कल हम फिर मिलेंगे और रेगुलर वीडियोस पढ़ेंगे जब तक ये टॉपिक समाप्त नहीं हो जाता है। बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.